नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज है रविवार। आप जानते हैं आज हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह का व्यक्तित्व। हम इसमें किसी ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराते हैं जो समाज के लिए निरंतर बहुजन के हितों के लिए, बहुजन के अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहता है, पर्यावरणीय संकट के लिए निरंतर संघर्ष रहता है। और अमूमन देखते हैं कि हमारे बीच साथी हैं जो हम लोग साथ साथ आंदोलनरत रहते हैं, साथ साथ काम करते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत ज़िंदगी में वो कभी झांक कर देखने की कोशिश नहीं करते कि उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी क्या है, उनका व्यक्तिगत परिचय क्या है। हम उनको संघर्षों का साथी जानते हैं और जानते रह जाते हैं। इस हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम अपने साथियों के अंदर भी झांक के देखें कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। वो जो समाज में संघर्ष करते हैं बहुजनों के लिए, उसके साथ साथ वो अपने घर में कैसे संघर्ष करते हैं, अपने समाज में ये कैसे संघर्ष करते हैं और अपने अंदर कैसे संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ है निवेदिता झा, या यूँ कहें निवेदिता शकील झा। आप बिहार के एक प्रतिष्ठित मैथिल ब्राह्मण परिवार से रही हैं और आगे उनका परिचय हम खुद लेंगे। आप फिलहाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की आप सदस्य हैं। बिहार महिला समाज की आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उससे भी बड़ा आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लेखिका हैं और इन सबसे बड़ा जो आपका परिचय है वो है कि आप एक मजबूत लड़ने वाली जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता है, रंगकर्मी है। माने हर चीज का समुच्चय जिसको कहा जा सकता है, सही माने में जिसको कहा जाता है कॉमरेड, तो सही माने में निवेदिता शकील झा कॉमरेड है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है निवेदिता जी हमारे इस आपके बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम शुरुआत में चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक परिचय, आप कहाँ पैदा हुई, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? बहुत शुक्रिया आनंद भैया और सुनंजम जी। मुझे अच्छा लगा कि आज आपने मौका दिया। हम लोग इस विषय पे बातचीत करेंगे। मेरी आवाज आ रही होगी? आ रही है ना आवाज? हाँ बिल्कुल। तो मेरा जन्म जो है वो गया में हुआ और गया में मेरे सबसे बड़े थर्ड नंबर के चाचा रहते थे और माँ जब प्रेग्नेंट थी, तबीयत खराब हुई तो वो वहाँ ले आए मुझे, मेरी माँ को ले आए और वही मेरा जन्म हुआ गया में। ये 4 अप्रैल 1965 की बात है। तो मेरे पिताजी उस समय सरकारी अफसर थे, वो काम कर रहे थे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। और जन्म की गाथा ये है कि मेरा जन्म हुआ और 4 दिन बाद मेरी एक और बहन कजन है, उसका भी जन्म हुआ। तो मेरे जो सबसे छोटे चाचा थे वो डॉक्टर सुधीर रंजन झा, वो भी अररिया में है, डॉक्टर हैं। तो उनको कहा गया कि माँ जो है प्रेग्नेंट है और तबीयत खराब है, आप आइए उन्हें देखने। वो रास्ते में थे, तब तक मैं पैदा ले ली और उनकी बेटी, जब तक वो मुझे देखकर वापस गए तो रास्ते में उनकी बेटी पैदा ले ली। तो दोनों हम लोग अप्रैल के पैदाइश हैं। तो जन्म की गाथा ये है, 4 बहनें हैं और 2 भाई है। पृष्ठभूमि यही है, हम सहरसा जिला से आते हैं। हमारे ननिहाल और दधियाल दोनों मिथिलांचल में है और मिथिलांचल से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे लंबे समय तक। उसके पहले वो कुछ दिनों तक उन्होंने पत्रकारिता भी किया, अलग अलग मोर्चे पर वो भी काम करते रहे। और जो सबसे बड़ी बात थी कि मुझे जो विरासत में मिला वो वामपंथी आंदोलन जो है उससे मेरा वास्ता मुझे विरासत में मिला। मेरे सबसे बड़े चाचा प्रोफेसर मनोरंजन झा, वो तब तक कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे और वो बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। तो ये तमाम मेरी पृष्ठभूमि के पीछे ये चीज़ें हैं कि हम कैसे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जहाँ एक पृष्ठभूमि में शुरू से जो था, जो कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। हमारा गांव जो था उसमें
उस वक्त काफी लोग थे जो कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे। अमृता नाम है मेरे पिताजी के गांव का, और मेरा जो ननिहाल है उसका नाम मोतीपुर है। तो मेरे पिताजी भी 6 भाई और 3 बहनें थी, और सब ज्यादातर जो है वो कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो मुझे ये विरासत में मिला। जन्म के बाद जब मेरी परवरिश, हम पटना में पढ़ रहे थे, और मैट्रिक के बाद जब हम कॉलेज में गए तो तभी से मेरा भी वाम आंदोलन के प्रति जी मेरा निवेदिता जी, अभी हम शुरुआत में चले। हम चाहेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा आपकी प्राथमिक को कौन सा स्कूल था, और उसमें आपके जाने का अनुभव, और उस समय के साथियों से क्या आपका आज भी जीवन संपर्क है, या उस समय के अध्यापकों का कोई स्मरण? क्योंकि मेरे पिताजी नौकरी कर रहे थे, अलग अलग जगह में सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो उनका ट्रांसफर होता रहता था। तो मुझको बचपन की बहुत हल्की यादें हैं, जैसे भागलपुर में पढ़ रहे थे हम लोग, या उसके पहले और जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफर हुआ वहाँ वहाँ थे। लेकिन चूंकि वो जिस परिवार से आते थे वो एक बड़ा परिवार था, और उन्हें काफी सपोर्ट करना पड़ता था। तो बहुत बार वो अपने परिवार को अपने पास नहीं रख पाते थे। और चूंकि हम 6 भाई बहन हैं, और कई माँ हर साल 2 साल पे कोई ना कोई बच्चा होता था, तो माँ के लिए अकेले बच्चों को संभालना मुमकिन नहीं होता था। तो अक्सर वो मेरी नानी के पास रहती थी। तो पिताजी पढ़ने के लिए मुझे और मेरे छोटे भाई प्रियरंजन को ले आए थे। मुझे जो सबसे ज्यादा याद है अपने स्कूल की, वो जब मैं पटना में आ गई, 6th क्लास से पटना में आ गए, पिताजी यहीं थे। तो यहाँ हम लोगों ने स्कूल, कई तरह के स्कूल में पढ़ा, और रविंद्र बालिका विद्यालय में मेरा 9th में एडमिशन हुआ। उसके पहले पटना के जितने भी सरकारी स्कूल थे वहाँ, तो स्कूल का अनुभव ये था कि पहले तो सब हम लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे, और मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन करा दिया था। हम और भाई पढ़ते थे। शुरू में माँ नहीं रहती थी तो बहुत दिक्कत होती थी, और बाद में परमानेंट माँ रहने लगी। तो स्कूल की मुझे हल्की यादें हैं कि उस दौरान पैदल ही हम स्कूल जाते थे, 1-1.5 किलोमीटर स्कूल था। तो मुझको लगता है कि हम लोग की वैसी ही परवरिश हुई थी जैसे किसी मिडिल क्लास फैमिली की परवरिश होती है। लेकिन स्कूल के दौरान ही मुझको लगता है कि पढ़ने लिखने की दिलचस्पी शुरू हो गई थी, क्योंकि घर में पढ़ने लिखने का एटमॉस्फेयर था। पापा बहुत सारी बच्चों की उस दौरान जो पत्रिका निकलती थी, जैसे नंदन निकलता था, उस तरह की पत्रिकाएं आती थी, तो हम लोग पढ़ते थे, और उससे मेरी दिलचस्पी बढ़ी हुई थी। तो ये मेरा स्कूल का अनुभव है। स्कूल में मुझको जो 9th क्लास में जब हम गए रविंद्र बालिका विद्यालय में, तो मेरी टीचर थी एक जिनको मैं बहुत याद करती हूँ। और मेरा बचपन बहुत शर्मीलापन मेरे भीतर बहुत था। मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं आती थी, मैं बहुत शर्मीली थी, और बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी, खामोश रहती थी। तो वो जो टीचर थी, अपर्णा नाम था, बंगाली टीचर थी। अभी भी रविंद्र बालिका विद्यालय जो है उसमें ज्यादा बंगाली टीचर्स हैं। तो उनका मेरे जीवन पर बहुत गहरा छाप है। उन्होंने मुझको बहुत इनकरेज किया कि तुम्हें बोलना चाहिए। और मुझको याद है कि गांधी पे एक बार स्कूल में डिबेट था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें भाग लेना चाहिए। और मैंने बड़ी तैयारी की, और जब स्टेज पर गए तो 2 शब्द बोलने के बाद हम सब भूल गए। मुझे कुछ भी याद नहीं आने लगा, और बहुत रोनी सूरत बना के खड़े थे। तो उस वक्त तो इंटर स्कूल के बच्चे थे, तो सब ने मुझे वापस बुलाया। तो बचपन में मेरा बहुत स्वभाव जो था बहुत शर्मीला, और बहुत नहीं बात करना, बहुत खामोश रहना, बहुत एक्टिविटी में उस तरह नहीं शामिल होना। लेकिन 9th के बाद जो जिस तरह के टीचर मिले, उन्होंने मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत मदद की। और घर में भी पिताजी ने भी और माँ ने, इन लोगों ने भी मदद की। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, तो बचपन में मैं ठीक ठाक पेंटिंग कर लिया करती थी। तो मुझको याद है कि गांधी पे ही एक पेंट, यहाँ गांधी संग्रहालय है,
वहाँ उस वक्त बुलाया गया था और मैंने गांधी पे पेंटिंग किया था और उसमें फर्स्ट प्राइज मिला था। तो ये सब कुछ बचपन की यादें हैं मेरी। अच्छा निवेदिता जी, आपने कहा कि आप बहुत शर्मीले प्रकृति की थी शुरुआती दौर में, तो आप एकाएक के समाज सेवा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में, छात्र आंदोलन के क्षेत्र में आप वहाँ कैसे आ गए, और वो कौन सा संगठन था जिसको आपने सबसे पहले ज्वाइन किया? ऐसा है कि जब हमने रविंद्र बालिका विद्यालय से हमारे समय में मैट्रिक हुआ करता था, जो अब तो 10th में बोर्ड होता है, हमारे समय में 11th में बोर्ड होता था, हम लास्ट बैच थे। तो बोर्ड देने के बाद खाली हो गए थे और पिताजी उन दिनों कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे और लेफ्ट पार्टी के, चूंकि वो सरकारी अफसर थे तो वो डायरेक्ट उनका जुड़ाव नहीं हो सकता था, लेकिन वो इनडायरेक्ट बहुत सारे फ्रंट पे बहुत एक्टिव थे। इप्टा के अंदर थे, जो इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन है, जो रंगमंच है बहुत बड़ा, तो उससे जुड़े हुए थे। तो हम मैट्रिक के परीक्षा के बाद घर में थे, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें थिएटर में तुम्हारा शौक है तो तुम्हें इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो इप्टा ले गए मुझे और उन्होंने वहाँ तनवीर अख्तर, परवेज अख्तर ये लोग थे, और इप्टा को पुनर्जीवित 80 के दशक में फिर से किया गया था। इप्टा की हालत जब खराब हो गई थी तो फिर से 80 के दशक में उसकी शुरुआत हुई थी, और ये जो खान ब्रदर्स के नाम से जाने जाते थे, मशहूर थे, परवेज अख्तर, तनवीर अख्तर, जावेद अख्तर, और उसके पहले कन्हैया जी, कई लोग थे, डॉक्टर AK सेन थे पटना में, बहुत बड़े डॉक्टर, और कम्युनिस्ट पार्टी से उनका बहुत ज्यादा जुड़ाव था, ये सब लोग थे, और मेरे पिताजी। तो इन लोगों ने मुझको इप्टा से इंट्रोड्यूस किया, और उस वक्त शॉर्ट प्ले फेस्टिवल चल रहा था, तो मुझको थिएटर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन जब उन लोगों से जुड़े, इप्टा से जुड़े, तो मेरे भीतर का की जो झिझक थी और जो मेरा शर्मीलापन था वो टूटा मेरा। और वहाँ बहुत सारी लड़कियां, लड़के, सब लोग आ रहे थे, उनके साथ इंटरैक्शंस करना, थिएटर के बारे में जानना, और कैसे थिएटर के माध्यम से हम दुनिया को देख सकते हैं नई दृष्टि से, ये मेरे भीतर धीरे धीरे पनपने लगा। और पहला प्ले मैंने किया, और उस वक्त के बहुत मशहूर नाटककार परवेज अख्तर, अब तो वो निर्देशक हुए, तो पहला नाटक मैंने उनके साथ किया, जबकि मैं नाटक के बारे में कुछ ठीक से जानती नहीं थी। तो मेरा ये अनुभव इप्टा के साथ बहुत अच्छा रहा। और उसी दौरान जब हम इप्टा से जुड़े, पिताजी ने फिर AISF, जो वामपंथी छात्र संगठन था, उससे भी इंट्रोड्यूस किया। जब हम मैट्रिक के बाद मेरा रिजल्ट आया और मगध महिला कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो उन्होंने वहाँ भी इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह से परिवार ने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया, इप्टा से भी और वामपंथी छात्र संगठन से भी। जी, अमूमन ऐसा कम होता है कि विद्यार्थी जीवन में पूरे परिवार का साथ मिले, और सबका अमूमन हमारे विद्यार्थी साथी जूझते हुए, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, पढ़ना भी है, फीस भी जुटाना है, अपने अपने नाश्ते का भी व्यवस्था करना है, भोजन का भी व्यवस्था करना है। खैर, इस माने में तो आप खुशहाल नहीं। तो फिर उसके आगे का आपका अध्ययन कहाँ कैसे चला? तो मगध महिला में जब मेरा आना हुआ तो काफी इंटरेक्शन हुआ, वो लड़कियों का ही कॉलेज था, और मुझे याद है कि AISF से जब इंट्रोड्यूस हुए तो हम सबसे पहले एक मीटिंग कहा गया, IA में थे हम, कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, और उषा श्रीवास्तव थी उस वक्त AISF, और पटना में मेडिकोज फेडरेशन, AISF, ये सब उस वक्त मजबूत स्थिति में था, कम्युनिस्ट पार्टी भी मजबूत स्थिति में थी, इसलिए उसके जन संगठन भी मजबूत स्थिति में थे, या थिएटर। और उस वक्त जन आंदोलन और थिएटर, इनका बहुत अच्छा आपस में जो था रिश्ता था, और उसका फायदा भी होता था कि हम कभी थिएटर भी में थे, थिएटर से जो चीजें सीखते थे वो जन आंदोलन के साथ प्रयोग करते थे, जन आंदोलन से जो सीखते थे वो थिएटर के भीतर था। तो उन्होंने कहा कि संगठन बनाना चाहिए, और मैंने वहाँ एक लड़कियों की मीटिंग बुलाई, और उषा श्रीवास्तव थी, शंभू श्रीवास्तव, उषा श्रीवास्तव, उस वक्त शायद आनंद जी आप जानते होंगे, आपके दौर में वो लोग AISF में थे। तो पहला इंट्रोडक्शंस जो है AISF से लड़कियों का हुआ,
और उसी दौरान बीएन कॉलेज था जो सिर्फ लड़कों का कॉलेज था, आमतौर पर लड़कियां वहां जाने का साहस नहीं करती थी। वहां भी हमारा नया नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था और हमारे साथ काम करते थे रविन्द्रनाथ राय। मेरा उनसे पहले परिचय नहीं था, तो रविन्द्रनाथ रॉय उस कॉलेज में पढ़ते थे और उस कॉलेज में सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था और हमें कहा गया था कि तुम कुछ लड़कियों को लेके आओ। और हम बिल्कुल उस वक्त भी नए नए थे, ऐसे के बारे में थोड़ा बहुत जानना शुरू किया था कि क्या है संगठन, कैसे है, इंट्रोडक्शन ही हुआ था मेरा। तो हम लोगों के लिए बहुत एक्साइटमेंट था कि भाई लड़कों के कॉलेज में जाना है और लड़कों से मिलना है। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हम लोगों को लड़कों से मिलने का था। तो हमने सभी लड़कियों को कहा कि हम लोगों को वहां चलना है, वहां मीटिंग है। सब तैयार हो गई और शायद वो कोई स्पोर्ट्स डे था और हम सब जनरली तो फ्रॉक में नहीं होती थी लड़कियां उस दौरान, लेकिन हमारा ड्रिल था और हम स्कर्ट में और टी शर्ट में थे सब लड़कियां, जूता मोजा स्कर्ट और ये सब सफेद स्कर्ट में। तो अचानक हम 15 20 25 लड़कियों को लेकर हम चले गए वहाँ कॉलेज में। कॉलेज के लिए हंगामा हो गया कि अचानक से इतनी सारी लड़कियां आ गई सेमिनार हॉल में, 20-25 लड़कियां। तो वो बहुत अच्छा था लड़कियों के साथ भी, और उस कॉलेज के लिए भी अच्छा था कि जहाँ लड़कियां नहीं आती थी, इतनी लड़कियों को देखकर लड़के आए और फिर बहुत अच्छी बातचीत हुई और ग्रेजुअली उस कॉलेज में भी लड़कियों के साथ मीटिंग होना शुरू हुआ। तो एक जो परिवर्तन होता है, जो हमारे समय में था कि लड़के और लड़कियों के बीच बहुत बातचीत नहीं होना, अलग अलग रहना, अगर कोएड कॉलेज भी है तो लड़कियां टीचर के साथ कॉलेज जा रही हैं, लड़के बाहर खड़े हैं। तो यही सब, और इसमें आने से जो समानता का जो भाव है कि स्त्री और पुरुष के बीच, वो सीखा मैंने, पहली सीख। दूसरा कि कैसे आप दुनिया को जानते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं, क्यों आप पढ़ाई के से रिलेटेड जो आपके अधिकार हैं उसके बारे में आप कैसे बात करते हैं। किताबों से भी दोस्ती वहीं से शुरू हुई मेरी कॉलेज के ज़माने में। और मैंने आईए किया मगध मेला कॉलेज से और बीए किया पटना कॉलेज से। तो पटना कॉलेज में आकर मेरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। छात्र संगठन वहाँ बहुत मजबूत था और हमारे पटना कॉलेज के ठीक पीपुल्स बुक हाउस हुआ करता था, एक किताब की दुकान थी। वो किताब की दुकान जो है हम लोगों की जिंदगी में, जो हमारे दौर में लोग थे, उनके लिए वो किताब की दुकान बहुत महत्वपूर्ण थी। किताबों ने सिखाया भी बहुत। और वो जगह जो थी, वो मैंने एक किताब लिखी है पटना डायरी के नाम से, उसमें मैंने जिक्र भी किया है कि वो हमारी क्रांति, मोहब्बत और रिश्तों के बनने बिगड़ने की जगह बनी, जो पीपुल्स बुक हाउस था। और वो पीछे में पीपुल्स बुक हाउस के आगे में किताबों का जखीरा था पूरा, और पीछे एक जगह थी जहां हम लोग आते थे। और पटना कॉलेज में हम लोग एक वॉल हम लोगों ने चुन लिया था और वहाँ एक अखबार की तरह हम लोग वॉल पेपर के नाम से अखबार की तर्ज पर निकालते थे और उसकी पूरी खबर, कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई खबरों को हाथ से लिखते थे और सब लोग जुटते थे। ऐसे के लोग, जब भी हम लोगों में से कोई फ्री होता था, पीपुल्स बुक हाउस में चला गया, वहाँ टेबल रहता था, हमारे पेन और पेपर, और वो नियमित अखबार हम वहाँ निकालते थे, वो दीवार पे साटते थे। तो उसकी हालत ये हो गई कि लोग धीरे धीरे उस न्यूज के आदी हो गए और वो जो वॉल पेपर हमारा हुआ उसको लोग पढ़ने लगे। तो ये बहुत बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था लड़कों के बीच, लड़कियों के बीच जाने का, उनको जोड़ने का। तो इस तरह से मेरा जुड़ाव लेफ्ट मूवमेंट के साथ, लेफ्ट जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो इप्टा है उसके साथ मेरा बना। अच्छा निवेदन जी, आपने तो विस्तार से इस पर किया, वॉलपेपर और ये। हम चाहेंगे कि वो प्रारंभिक पुस्तकें कौन सी थीं, या एक पुस्तक, पहली पुस्तक कौन थी जिसने आपके पूरे वैचारिक जिंदगी को और पूरे आपके चरित्र को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये बहुत अच्छा सवाल है और मैंने लगातार इस पर लिखा भी है, किताबें जिसने मुझे बर्बाद किया
इस पर लगातार लिखा है मैंने। तो ये ऐसा है कि जब हम मैट्रिक का इम्तिहान दे दिए थे, बोर्ड का इम्तिहान दे के बैठे हुए थे, तो पढ़ने में शुरू से मेरी दिलचस्पी थी। तो मेरी एक दोस्त थी 9th क्लास में, जो गुलशन नंदा को उस वक्त बहुत पढ़ती थी। गुलशन नंदा उन दिनों लड़कियों के बीच बड़े लोकप्रिय हुआ करते थे। तो उसमें बहुत चटकारे वाली कहानियां होती थी, फिल्में भी गुलशन नंदा की कहानियों पर बहुत सारी बनी थी। तो उससे मेरी लत लग गई गुलशन नंदा को पढ़ने की। तो एक दिन, उन दिनों हम राजेंद्र नगर में रहा करते थे और हम अपने कमरे में पढ़ रहे थे, और गुलशन नंदा को पढ़ना इतना पसंद आने लगा था कि कोर्स की किताब में बीच में रख के पढ़ते थे। चूंकि हम लोग के घर में मना था गुलशन नंदा को पढ़ना या उस तरह की किताबों को पढ़ना, तो छुपा के पढ़ते थे। तो एक दिन मैं बहुत ध्यान से अपने घर में कोर्स की किताब के बीच में गुलशन नंदा को पढ़ रही थी। तो पिताजी को लगा कि बहुत ध्यान से पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है देखो। तो वो चुपके से पहुंचे, तो उन्होंने पूछा, तो पकड़ा गए हम। तो बताया कि गुलशन नंदा को पढ़ रहे हैं। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुमको पढ़ने में का इतना शौक है तो मैं कुछ किताब ला के दूंगा, तुम उनको पढ़ो, तुमको अच्छी लगेगी किताब। और वो सबसे पहले गोरकी की किताब मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय, ये 2 किताब उन्होंने मुझे ला कर दिया। और वो उन किताबों ने बिल्कुल मेरे पढ़ने की दिशा बदल दी। और वो किताबें मुझको इतनी पसंद आई, और वो इतनी सहज भाषा में, और पहले किताब सस्ती भी मिला करती थी। ये श्रेय पीपुल्स बुक हाउस को था कि बहुत सस्ती में, जो रशियन पब्लिकेशन के कारण हमने दुनिया की जो श्रेष्ठ किताबें हैं वो पढ़ा उस दौरान। तो पिताजी बहुत किताबों के प्रति उनका लगाव था, वो खुद बहुत पढ़ते थे, और अभी भी उनकी जिंदगी में किताब बहुत मायने रखता है। हमारे घर में किताबों और कुछ था नहीं, लेकिन किताबें जरूर थी, और कोई सुख सुविधा के सामान नहीं थे। बहुत सिंपल तरीके से रहते थे। जब लोग कहते थे कि भाई तुम्हारे पिताजी तो अफसर हैं, वो भी कोऑपरेटिव में हैं, तो तुम्हारे पास तो, लेकिन बहुत ड्राई ऑनेस्ट आदमी थे, बहुत प्रिंसिपल वाले आदमी पापा हैं। तो इसलिए किताबों से उन्होंने परिचय कराया। और जब एक बार वो पढ़ा, फिर मदर लाके दिया उन्होंने, और मदर पढ़ने के बाद तो हम लोग पावेल जो उसका नायक है, उस तरह के प्रेमी को ढूंढने लगे, कि लगा कि अगर किसी से प्रेम हो तो पावेल की तरह हमारा नायक हो। तो किताबें कैसे असर करती है आपके जिंदगी में, किताब का नायक कैसे आपके ख्वाब में, आपके जीवन में प्रवेश करता है, वो किताबों ने सिखाया। और ये शुक्रगुजार हैं गोरकी के कि उन्होंने पढ़ने की ललक पैदा की उनकी किताबों ने। और फिर जब पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो अभी तक जारी रहा। और हम अपने, मेरी माँ उस तरह से स्कूली शिक्षा नहीं थी उसकी, लेकिन पढ़ने में उसकी भी बहुत दिलचस्पी थी। वो भी खूब पढ़ा करती हैं, अभी भी पढ़ा करती हैं। तो उन्होंने भी काफी पढ़ा है। पिताजी को तो बहुत वक्त नहीं मिलता था, तो शुरुआती दौर में बच्चों को लेके समय से बैठना, पढ़ाना, तो उसमें माँ की बहुत भूमिका थी। पिताजी बहुत व्यस्त रहते थे, तो कौन स्कूल में बच्चे जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, किस तरह की पढ़ाई करेंगे, क्या सब्जेक्ट होगा, ये सारा कुछ माँ तय करती थी। तो बच्चों को बनाने में, जो उनके कैरियर को बनाने में, उनको मनुष्य बनाने में माँ की भी उतनी ही भूमिका है, जितना, बल्कि माँ की ज्यादा भूमिका है जो अब हम लोग फील करते हैं। पिता से ज्यादा उनकी भूमिका है, क्योंकि वो पिताजी इसलिए काम कर पाए कि माँ पूरे घर को देखती थी, परिवार को देखती थी, इसलिए वो दूसरा काम कर पाए। जी निवेदिता जी, अब इसके बाद हम सीधे आते हैं आपके सामाजिक जीवन पर। तो आपका गृहस्थ जीवन पहले शुरू हुआ या आपका आंदोलनकारी सामाजिक जीवन? नहीं, हमने आपको बताया कि मेरा तो सामाजिक जीवन स्कूल के बाद से ही शुरू हो गया, क्योंकि मेरा वास्ता ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से पढ़ा, मेरा वास्ता इप्टा से पढ़ा। कई नाटक किए हमने उस दौरान। हम लोग घूम घूम के नाटक करते थे। इप्टा में ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, बहुत सारी लड़कियों को लेके आने का, और एक मजबूत संगठन बनाने का, ये सारा काम कॉलेज डेज में ही शुरू हुआ। और मुझे याद है कि मैं एक किस्सा आपको बताना चाहूंगी कि मैं कॉलेज में पढ़ रही थी,
तो हम लोगों का काफी मूवमेंट होता था और इंदिरा गांधी आने वाली थी और उस दौरान बहुत बड़ी घटना छात्रों पे हुई थी, कोई जो एकदम याद नहीं है मुझे। और पटना के जो गांधी मैदान का बहुत बड़ा गांधी मैदान है, उसी में इंदिरा गांधी आने वाली थी और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने तय किया था कि इंदिरा गांधी का विरोध करना है। तो हम लोग एआईएसएफ की वहाँ ऑफिस में तय हुआ कि उनका विरोध करना है और आगे के जहाँ वीआईपी बैठते हैं वहाँ जाकर ब्लैक फ्लैग लहराना है और पर्चे बांटने हैं। ये जिम्मा हम 3 लड़कियों को मिला। मुझे, मेरी एक दोस्त है शीरी जो हिंदुस्तान में नहीं है लेकिन बाहर है, और एक और नूतन। तो हम जो 3 लड़कियां एआईएसएफ में भी थे और इप्टा में थे, इन तीनों को जिम्मेदारी मिली कि आप लोगों को वीआईपी कतार में बैठना है और जैसे ही इंदिरा गांधी भाइयों और बहनों कहेंगी उस वक्त आपको ब्लैक फ्लैग निकाल के इंदिरा गांधी वापस जाओ के नारे लगाने हैं। और लड़कों को कहा गया था कि बैलून में काले रिबन डाल के प्रोटेस्ट में ढेर सारे बैलून उड़ाना है उसी वक्त। तो हम लोग पहुंच गए आगे की कतार में जहां औरतें बैठी हुई थी वीआईपी के। हम लोगों को रोका नहीं, उस वक्त उतना ज्यादा पहरेदारी नहीं थी जितना कि अब के कोई भी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उनके मीटिंग्स में जाने के लिए जितनी पहरेदारी होती पहले उतनी ज्यादा नहीं थी। तो हम लोग आसानी से तीनों लड़कियां आगे महिलाओं की कतार में जाके बैठ गए और हमारा जो कोड वर्ड था कि जैसे ही आकाश में बैलून घुसेगा और ये कहेंगी भाइयों और बहनों, संबोधित करेंगी, उसी वक्त हमें झंडा लहराना है। और ये ताकीद की गई थी कि जो पर्चे छापे गए हैं वो पर्चे देते वक्त कोई नहीं पकड़ा है, क्योंकि फिर आप पर राष्ट्रद्रोह का या कोई भी मुकदमा लादा जा सकता है। तो वो पर्चे पकड़ाने नहीं चाहिए, लेकिन बांट भी देना है पर्चे। मैं आईए में थी, तुरंत फर्स्ट ईयर में हम लोग पहुंचे थे, सब छोटे ही थे और एक लड़की जो हमारे साथ थी वो मैट्रिक में थी और हम 2 लड़कियां जो आईए में थे, हम और शेरी। तो हम तीनों लड़कियों ने वो बैलून से जब वो लोग पकड़े हुए थे तो उसके काले रिबन दिख गए पुलिस को। तो पुलिस ने उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग को ये पता नहीं था, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी ने कहा कि भाइयों और बहनों, बस मैंने अपने बैग से काला फ्लैग निकाला, खड़े होकर चिल्लाया कि इंदिरा गांधी वापस जाओ। इतना तो कह ही पाई थी कि पुलिस पूरी मेरे ऊपर झपट पड़ी और खसीटते हुए मुझे वहां से बाहर, गंदी गालियां देते हुए, जितनी मादा गालियां होती हैं, देते हुए मुझे बाहर लाया और सब बोलने लगे कि इस तरह से। तो बहुत सारे पर्चे थे मेरे पास। संयोग से मेरे पास एक लाल रंग का बैग भी था, तो उसमें बहुत सारे पर्चे थे। मुझे लगा कि पर्चा अगर पकड़ा गया तब तो बहुत मुश्किल होगी। तो जो मेरी साथ दोस्त थी उसने ऐसा शो किया कि वो हमारी हिस्सा नहीं, और वो मेरा बैग लेके गायब हो गई। पर्चा बांट दिया उसने और वो निकल गई, लेकिन पुलिस ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर वो हमें ले गए, थाना ले गए सब लोग, और हुआ कि ये बहुत बड़ी गलती हुई, इस पर धारा लगेगा, ये सब होगा। मारा था पुलिस ने, चोट भी लगी थी काफी। तो लेकिन संयोग ये था कि उस वक्त जो पुलिस महकमा के जो इंचार्ज थे वो हमारे गांव के थे, पिताजी के गांव के, और वो हमारे पूरे परिवार को जानते थे बहुत नजदीक से। तो उनको लगा कि ये इतने बड़े परिवार से आती है और इस तरह का है और लड़की है, तो उन्होंने कोई मुकदमा मेरे ऊपर नहीं दायर होने दिया। और किसी तरह वो पिताजी को खबर भिजवाए कि भाई आपकी बेटी इस तरह का काम करती है, उसको रोकिए, नहीं तो ये हमारे लिए मुश्किल। और हमने काफी नाकोदम किया हुआ था, उस पूरे पटना की सड़कें जो हैं हमारी वजह से गुलजार रहती थी, आंदोलन की वजह से। तो पिताजी तक जब खबर गई तो पिताजी ने कहा कि आपका जो काम है आप करिए, वो स्टूडेंट लीडर है, उसका जो काम है वो कर रही है, मैं उसे रोकूंगा नहीं। तो वो अफसर बहुत हैरान हुआ कि एक बाप बेटी के लिए ये कह रहा है, और तब अखबारों में छप गया, हंगामा हो गया, काफी परेशानी हुई, माँ काफी रोने लगी। फिर देर रात हो गई, मेरे पाँव में जो चोट आई थी, फिर किसी तरह अजय भवन मुझको पहुंचाया गया। फिर देर रात, सुबह में फिर हम घर गए। हाँ, तो ये हुआ।
राजनीतिक संघर्षों की कहानी शुरू हुई। उसके बाद कुछ और भी स्मृतियां हैं जिसने पूरे पटना को या पूरे देश को झकझोर दिया हो? ये एक बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन अब बहुत सारी यादें नहीं है, लेकिन ये जरूर था कि चूंकि उस वक्त एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक घटना हुई, आप लोगों को याद हो शायद, प्रेमचंद रंगशाला पर उन दिनों सीआरपीएफ का कब्जा था। और जितने उस वक्त हमारा आंदोलन जो है, वामपंथी छात्र संगठन जितने भी थे और जितने भी सांस्कृतिक संगठन थे, उनके बीच बहुत एकता थी और बहुत जॉइंट मूवमेंट हुआ करता था। मुझको लगता है कि पटना के इतिहास में वो सबसे बड़ी परिघटना थी कि इस तरह के संगठन मिलके काम कर रहे थे, सारे जो लेफ्ट लिबरल्स और जो जन संगठन थे सब साथ मिलके। तो ये डिमांड था कि सीआरपीएफ से प्रेमचंद रंगशाला को मुक्त होना चाहिए। उसकी लड़ाई हम लोग मिलके लड़ रहे थे। मुझे याद है कि बाबा कारंत आए थे और टाइम्स, उस वक्त के टाइम्स ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पर छपा था कि मुझे ये शर्म आती है कि मैं उस देश में रहता हूँ जहाँ की रंगशाला पर सीआरपीएफ का कब्जा हो। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का हेड न्यूज बना था। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था और प्रेमचंद रंगशाला को मुक्त कराने के लिए हम लोगों ने जो जुलूस निकाला, बहुत बड़ा जुलूस था। उसमें कन्हैया जी थे जो इप्टा से जुड़े हुए थे। अभी कन्हैया जी की जन्म शताब्दी पे इप्टा द्वारा फिर से प्रोग्राम हो रहा है सारण में, तो वो सब आगे चल रहे थे। काफी खगेन ठाकुर थे, कन्हैया जी थे, जितने भी बिहार के देश के कलाकार उसमें शामिल थे। वो बहुत बड़ा मूवमेंट था। उसमें पुलिस ने बुरी तरह लाठी चार्ज किया था और काफी चोट आई थी कन्हैया जी को, हमारे साथियों को। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि प्रेमचंद रंगशाला मुक्त हुआ। तो ये बहुत लंबी लड़ाई थी। तो जो मैं मार्क करती हूँ कि जो जिसके लीडरशिप में हुआ काम, वामपंथी छात्र संगठन और सांस्कृतिक संगठनों के लीडरशिप में हुआ, प्रेमचंद रंगशाला मुक्त हुआ। और उसके पहले बिहार के अंदर कई तरह के छात्र संगठनों ने काम किया, विश्वविद्यालय को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर। तो गुलजार रहता था आंदोलन और पढ़ाई, ये दोनों चीज थी। पढ़ाई भी बहुत होती थी उस वक्त। एआईएसएफ में जो पढ़ने लिखने वाले बहुत सारे छात्र थे वो जाते थे। जब अभी जैसे बहुत लोग कहते हैं कि लोगों को जिनको पढ़ने लिखने की दिलचस्पी नहीं वो राजनीति करती, लेकिन उस वक्त का राजनीतिक परिदृश्य था कि जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान थे वो आते थे। इसमें टीचरों की बहुत बड़ी भूमिका थी। मुझे याद है कि ट्यूटोरियल क्लासेस अलग से चलाए जाते थे टीचरों द्वारा, और जो छात्र कमजोर थे, किसी सब्जेक्ट में नहीं आते थे, तो टीचरों का संगठन भी बहुत मजबूत था। मेडिकोस फेडरेशन बहुत मजबूत था। तो उसका एक बिहार के सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक जगत पर उसका एक बहुत बहुत बड़ी गहरी छाप थी। और इससे ये हुआ कि पढ़ने लिखने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी, लोग आए, संगठन से जुड़े। तो ऐसी कुछ चीजें जो मुझे मेरी यादों में है वो मैंने शेयर किया। डॉक्टर सुनीलम अनम्यूट कीजिए। तो अच्छा निवेदिता जी, तो उसमें बिहार भी तो आज की तारीख में भी बहुत ही रूढ़िवादी, बहुत ही दकियानूसी और ये तमाम हिंसा और शोषण का वहां पर बोलबाला माना जाता है। तो क्या उससे संघर्ष की आपकी कोई स्मृतियां? बिहार तो शुरू से बहुत रूढ़िवादी रहा। तो कॉलेज में जब आंदोलन के बाद मैंने एमए किया पटना विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में, और फिर अपनी पसंद से शादी की। तो वो एक बहुत बड़ा टर्न था मेरे लाइफ का, क्योंकि उस जमाने में भी मतलब जातीय स्तर पे देश जाति बहुत गहरी जो है गहरे रूप से बिहार के अंदर थी। देश भर में जाति को लेकर, धर्म को लेकर जो चीजें थी वो बहुत गहरे रूप से थी। तो हम सब जो इस मूवमेंट से जुड़े, उसकी जो मेरे जो पूरे व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया, समाज को देखने की जो दृष्टि बनी, उसमें जाति को लेकर, धर्म को लेकर एक अलग तरह की बुनावट हुई। और हम लोगों ने जानना शुरू किया कि जाति
कि क्या है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी में जाति से ज्यादा वर्ग संघर्ष की बात करते थे। लेकिन उस दौरान ये समझ में आया कि जाति को लेकर आप अलग से बात करने की जरूरत है, जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और ये जब नौकरी में आए उसके बाद हम जिक्र करेंगे आगे। लेकिन उसके पहले जो मुझको झेलना ये पड़ा कि शुरू में तो नहीं झेलना पड़ा, जब क्योंकि आप एक ब्राह्मण परिवार से आ रहे हैं, आप मिडिल क्लास में हैं, तो उस तरह से आपका सीधे सीधे सामना नहीं होता है। लेकिन जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप जाते हैं गांव के अंदर घूमते हैं, तो आपको इस देश की जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो महिलाएं हैं, उनके बारे में आपकी समझदारी डेवलप करती है। और ये समझदारी डेवलप करने में मैं फिर शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप की, अपने परिवार की। और मेरे जो मनोरंजन चाचा थी, उनकी भी मेरे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका थी। जब मैं एआईएसएफ में थी और पार्टी क्लास के लिए गई, तो मनोरंजन चाचा से मेरा हमेशा जुड़ाव रहता था। तो वो मुझे बीच बीच में, और उन्हीं दिनों मैं कविताएं भी लिख रही थी। मुझे याद है कि एक छोटी सी बीज पत्र करके एक मैगजीन निकलता था, उसमें मेरी पहली कविता छपी थी। तो मनोरंजन चाचा आए और उन्होंने जब कविता देखी तो पूरे गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि तुम लिखना मत छोड़। तो सिर्फ आंदोलन नहीं, लिखने की जो कुव्वत है, और पिताजी भी और माँ भी बहुत इनकरेज करते थे कि तुम लिखते रहना। तो लिखने की जो मेरी ललक थी वो वहां से शुरू हुई और मैंने लगातार उसी दौर में लिखना शुरू किया। तो ये आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, उसमें जाति को समझा मैंने, धर्म को समझा, और निजी स्तर पे भी बहुत झेलना पड़ा। वो कहानी है, अगर आप कहेंगे तो, जो शादी की कहानी के दौरान बताएंगे कि कैसे इसको झेला समाज में। और अभी उन को साझा कीजिए अगर करना चाहे तो। नहीं, बिल्कुल करना चाहेंगे। मुझको तो हंसी आती है अभी भी, जब वैलेंटाइन डे होता है तो जितने अखबार हैं वो सबसे पहले मुझको पकड़ते हैं कि भाई, अब तो हमने कहते हैं कि भाई अब हमारा जोड़ा जो है बहुत पुराना हो गया, अब नए जोड़ों को तुम पकड़ो वैलेंटाइन डे पे, हमारी कहानी अब पुरानी हो गई। तो कहते हैं कि नहीं, आपकी कहानी कभी पुरानी नहीं। तो मोहब्बत की कहानी कभी पुरानी होती भी नहीं है। तो ऐसा है कि मुझको लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो अचानक नहीं होती है। हम जिस तरह के मूवमेंट से जुड़े, जिस तरह के विचार से जुड़े, उस विचार ने सबसे ज्यादा बताया कि मनुष्य होना क्या होता है, और जाति के को लेकर, धर्म को लेकर एक दृष्टि दी। और मेरे परिवार में भी उस तरह का मैंने देखा। तो कॉलेज के दौरान ही मेरी दोस्ती डॉक्टर शकील मेडिकोस फेडरेशन में थे और वो डॉक्टर बन चुके थे, और अंगोला से वो नए नए लौटे थे। अंगोला उस वक्त तुरंत आज़ाद हुआ था और वहाँ बहुत मुश्किलें थी, डॉक्टर्स की बहुत कमी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ यंग डॉक्टर्स की टीम को अंगोला भेजा था। जो डॉक्टर शकील उस वक्त पढ़ाई ख़त्म करके उन्होंने पीएमसीएच में तुरंत नौकरी ज्वाइन की थी। लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि आपको अंगोला जाना चाहिए तो वो गए थे, और अंगोला में 1 साल 2 साल रह के उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ उनकी सेवा की, और जो भी वो मेडिकल रूप से जो उनको सहायता पहुंचा सकते थे पहुंचाए, वो वापस लौटे। तो उनको लेकर एक कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर बहुत अच्छी छवि थी कि एक ऐसा नौजवान जो एक आज़ाद, अपनी कैरियर को छोड़कर एक ऐसा मुल्क जो अभी भी आज़ाद हुआ है वहाँ जाके काम कर रहा है। तो उनसे पहला इंट्रोडक्शन मेरे पिताजी ने डॉक्टर शकील से कराया था। हमारे घर पे डॉक्टर शकील आए थे, और डॉक्टर AK सेन, मेरे पिताजी, इन लोगों में बहुत घनिष्ठता थी। पिताजी उस वक्त सिटीजन्स फोरम हुआ करता था, उसके साथ काम करते थे, और डॉक्टर सेन भी काम करते थे, और शकील डॉक्टर सेन से बहुत करीब थे। तो कुछ किताबें पहुंचानी थी डॉक्टर सेन की पिताजी को, तो वो किताब लेके आए थे। मुझे याद है वो पहला दिन जब वो आए, दरवाज़ा मैंने ही खोला, तो उन्होंने कहा कि नित्यानंद जी से मिलना है। तो मैंने पिताजी को कहा कि कोई डॉक्टर शकील आए हैं आपसे मिलने। तो उन्होंने परिचय कराया। मैं इस वक्त मैट्रिक में पढ़ रही थी और वो डॉक्टर हो चुके थे। मैंने मैट्रिक जस्ट ख़त्म किया था। तो वो पहली मुलाकात थी हमारी।
फिर हम अंदर चले गए। लेकिन जब कॉलेज में गए तो उनसे मुलाकात होने लगी, स्टूडेंट फेडरेशन के दौरान मीटिंग्स में मुलाकात होने लगी, बातचीत होने लगी। तो हम तो आंदोलन के साथी बने पहले, और उसी दौरान उनका मेरे घर पे आना जाना हुआ, फिर उनसे मिलना हुआ, उनसे बातचीत हुई। तो ग्रेजुअली मुझे मतलब एक बतौर इंसान मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और उनका जो जीवन दृष्टि था उसने मुझे, उनका जो फलसफा था कि एक डॉक्टर होने के बावजूद पॉलीक्लिनिक एक संस्था की शुरुआत की उन लोगों ने मिलकर, अपनी नौकरी छोड़कर, तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। और धीरे धीरे हम लोगों की दोस्ती बढ़ी, और फिर हम लोगों ने तय किया कि हम शादी करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक ब्राह्मण लड़की का एक मुसलमान लड़के से प्रेम आसान नहीं था, और वो भी उस जमाने में और भी मुश्किल था। तो ये बात मेरे घर के लोग जाने, मैंने अपने पिताजी को बताया। पिताजी की मुश्किल थी कि वो विचारों से तो वो इसके खिलाफ नहीं थे, क्योंकि उन्होंने वैसा ही ट्रेनिंग दी थी। वो जानते थे कि रिलीजन और ये कास्ट माने नहीं रखता है, तो उस बात पर मेरे खिलाफ कभी थे नहीं कि तुमने एक मुसलमान लड़के को क्यों चुना। लेकिन घर में बहुत ज्यादा विरोध था। मेरा जो ननिहाल है वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स था, और मैं सबसे बड़ी लड़की थी घर की। मेरे सारे भाई बहन छोटे थे मुझसे, और मेरी माँ की जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो उसी समाज से थी। तो माँ के लिए, माँ ने बहुत आज़ादी पढ़ने लिखने की, दोस्तों, हमारे घर दोस्त आते थे, मेल दोस्त आते थे, थिएटर की प्रैक्टिस होती थी, लोगों का समूह बना रहता था, माँ सबको खाना बना के खिलाती थी, सारे मेल फ्रेंड्स आते थे। कई बार बातें होती थी कि इस घर में 4 लड़कियां हैं, इतने इतने मेल फ्रेंड्स आते हैं, फीमेल फ्रेंड्स आती है। तो उन सब से माँ को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन शादी को लेकर उनको समस्या थी कि अगर इसकी शादी होगी, उस बात के लिए वो उस समय मेंटली तैयार नहीं थी। तो बहुत विरोध हुआ, काफी विरोध का सामना करना पड़ा। और मेरे ददियाल के अंदर भी लोगों ने कहा कि अगर इसकी शादी हो जाएगी तो बाकी जो लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं हो पाएगी, दिक्कत होगी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हम जिन मूल्यों पर यकीन करते हैं उन मूल्यों के साथ मुझे शादी करना है। और फिर मैंने शादी कर ली, 1987 में शादी कर ली, घर से अलग होके शादी की, कोर्ट मैरिज किया। उसमें पार्टी के सभी लोग मौजूद थे, परिवार से लोग, दोनों परिवार से, इनके परिवार से भी एक भाभी और आप आई थी। इनके परिवार में चूंकि माँ बाप नहीं थे, इनके डेथ हो चुका था डॉक्टर शकील के, तो इसलिए माँ बाप नहीं थे, तो बहुत ज्यादा उस तरह से विरोध नहीं था, और ये डॉक्टर बन चुके थे। लेकिन मेरे परिवार में काफी विरोध था। जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग भी थे, चाचा लोग, वो लोग भी बहुत खुश नहीं थे शुरू में। लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चला। मुझको लगता है कि चूंकि पापा माँ के विचार वैसे थे, और इस बात के लिए मैं अपनी माँ को बहुत श्रेय देना चाहूंगी कि पिताजी तो उस विचार के थे, मेरी माँ उस विचार की नहीं थी। पारिवारिक स्थिति की, समाज की स्थिति क्या थी? समाज ने स्वीकार किया या उसको क्या समाज ने भी नहीं, शुरू में तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, लेकिन बहुत फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि हम जिस समूह में रहते थे, जिन लोगों के बीच उठते बैठते थे, वो लोग मेरे जैसे ही लोग थे। लेकिन मेरे माँ बाप को बहुत झेलना पड़ा, मेरे भाई बहनों को बहुत झेलना पड़ा। तो और उनकी शादियों में मुश्किल हो रही थी, जब ट्रेडिशनल शादी होनी थी उनमें मुश्किल हो रही थी, बहुत मानसिक तनाव हुआ। कई लोग, घर के ही लोग आके माँ के साथ काफी गाली गलौज किए, ये सब हुआ। तो सारी चीजें हुई, लेकिन इन सब चीजों का खात्मा इस तरह हुआ कि मुझको लगता है कि जो धर्म की दीवार है, जात की दीवार है, वो उसकी जो दीवार है वो बहुत पतली है, उसको धक्का देने की जरूरत है। और आज ये हालत है कि वो सारे लोग ना सिर्फ हमारे घर आते हैं, बल्कि शकील से दिखाते हैं, क्योंकि डॉक्टर है, उस पेशे में है। तो वो चाहे पिताजी के गांव से हो, या मेरी माँ के घर के हो, या मेरा जो पूरा परिवार हो, वो सब उस तरह से घुल मिल गया है एक दूसरे से, और चीजें बहुत बदली है। अब वही परिवार, हमको लगता है कि अब इस मुल्क के बहुत कम लोग बचे हैं जो हमारे परिवार में नहीं है। वो हर जाति, हर धर्म के लोग अब इस परिवार में शामिल हो चुके हैं।
तो जो जो पहला धक्का देता है उसको मुश्किल ज्यादा होती है, बाद के लोगों के लिए दुनिया बन जाती है। तो ये है, वो अभी भी लोग कहते हैं, जैसे मैं जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो बच्चों के साथ खेलता था, तो बच्चे तो इसी परवरिश उनकी जिस तरह से होती है, जाति धर्म का प्रभाव होता है, तो मेरे बेटे को वो चिढ़ाते थे कि तुम मुसलमान हो। तो एक दिन रोते हुए आया, उसने कहा कि हमको चिढ़ाते हैं लोग मुसलमान। तो मैंने बताया कि तुम कहो कि हम मनुष्य है, मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं। लेकिन उसने अपने हिसाब से तर्क ढूंढा। वो बच्चों को कहता था कि मेरी नानी का नाम इंदू है, इसीलिए मैं हिंदू हूँ। तो उसको वो अपने ढंग से उसको फेस कर रहा था। तो जैसे आपको फेस करना पड़ता है समाज में, आपके बच्चों को भी फेस करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आई, क्योंकि हमारे बीच में रिलीजन नहीं था, क्योंकि हम नॉन बिलीवर थे दोनों। हमारे बीच में दोनों रिलीजियस लोग आते हैं। हमारे यहाँ जो नमाज पढ़ने, मेरे ससुराल के लोग हैं, वो बैठ के नमाज पढ़ते हैं, जो पूजा करने वाले हैं पूजा करते हैं। लेकिन रिलीजन का जो बैरियर है वो बहुत मायने नहीं रखता है। अगर आप लगातार काम करते हैं समाज में, तो समाज की जो धारणाएं टूटती हैं। अब लोगों को लग रहा है कि भाई ये लोग तो, शुरू में लोगों को लग रहा था कि इन लोगों की जिंदगी चलेगी नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि अरे ये लोग तो एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, खुश हैं, लव मैरिज करके भी खुश हैं, 2 रिलीजन। पहले लोग बड़े बचकाने सवाल पूछते थे कि आपको मुश्किल नहीं हुई मुसलमान के यहाँ शादी करके? तो हम कहते थे कि किसी भी लड़की को जब वो एक घर से दूसरे घर जाती है, तो उसमें जो एडजस्ट करने में जितनी मुश्किल होती है, उतनी ही मुश्किल इसमें भी होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत, क्योंकि दोनों धर्मों की खासियत क्या है कि इसी मिट्टी के पले बड़े हैं, तो इनके जो लोक व्यवहार है वो बहुत समानता है। शादी विवाह में भी बहुत समानता है, जो रिलीजियस ये है उसमें भी समानता है, खान पान में बहुत समानता है। तो इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान के बीच सांस्कृतिक फर्क है, उसको बहुत सांस्कृतिक फर्क नहीं है उस तरह से देखा जाए तो। डॉक्टर सुनीलम, डॉक्टर सुनीलम अनम्यूट कीजिए। सुनीलम जी को सुनाई नहीं पड़ा। हाँ जी निवेदिता जी, आपने जो कुछ बताया वो सब बहुत प्रेरणादायी है। और जो समरस समाज बनना है, या जिसे कहा जाए जाति निर्मूलन के आधारित कोई समाज बनना है, तो उसमें इन मूल्यों की केवल भाषण की जरूरत नहीं है, इसको आचरण और अपनाने की जरूरत भी है। तो आपने उस तरीके से आपने अपना जीवन जिया है। लेकिन क्योंकि शादी की बातचीत चल रही है, तो लोगों के दिमाग में एक बात ये रहता है कि अगर मुस्लिम परिवार में शादी करो तो धर्म परिवर्तन जो है वो आवश्यक होता है। ये एक बात है। दूसरी बात ये होती है कि जो आपके परिवार में बच्चे हैं वो कौन सा धर्म को अडॉप्ट करेंगे, वो एक बड़ा सवाल होता है। तो ये 2 सवालों के ऊपर आपका जो भी अनुभव है वो आप अगर साझा करें। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया, और ये सवाल बार बार किया जाता है। अब मैंने पहले ही कहा कि हमारी मुश्किल इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे बीच में रिलीजन नहीं था। अब मुझको कभी कभी लगता है कि इस देश में अगर रिलीजन नहीं हो तो बहुत सारे मसलों का हल बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हमारी मुश्किल इसलिए नहीं थी। लेकिन मुझको मालूम है, जैसे हमारे ही परिवार में बहुत सारे मतलब शकील के परिवार में बहुत सारे लोगों ने शादियां की, इंटर रिलीजन इंटरफेथ शादी, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। या समाज में ऐसी कई घटनाएं हैं कि चाहे दोनों तरफ से, अगर लड़की गई तो उसने भी धर्म परिवर्तन किया, लड़का गया तो उसने भी किया। तो ज्यादातर लड़कियों के धर्म परिवर्तन करने की बात आती है, तो उसमें मुझको लगता है कि थोड़ी उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसे भी जानती हूँ कि जो लोग बिलीव करते हैं भगवान में या अल्लाह में, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन वो सिर्फ इसलिए रिलीजन का बदलाव कर लेते हैं ताकि 2 जो लोग प्रेम कर रहे हैं वो एक साथ जी सके। बहुत ज्यादा वो प्रैक्टिशनर नहीं है। तो मेरे परिवार में एक लड़की ने शादी की हमारे परिवार के एक लड़के से, तो चूंकि लड़के के परिवार के लोग तैयार नहीं थे तो उसने अपना रिलीजन चेंज किया।
तो मैंने कहा कि तुमको रिलीजन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमको तुम्हारे रिलीजन के साथ कोई स्वीकार नहीं करता है तो इसका मतलब वो लड़का उस चीज को नहीं समझता है। तो उसने कहा कि नहीं, हम दोनों समझते हैं, लेकिन इतनी जो अड़चने आ रही हैं तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथ रहना, क्योंकि हम आगे जाके बहुत रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम रिलीजन को धर्म परिवर्तन मैंने कर लिया। उनके जीवन में मुश्किलें हो सकती है, एक बड़ा मसला है रिलीजन, लेकिन मुझको लगता है हम पर्सनली मेरे जीवन में ये मसला नहीं आया, क्योंकि वहाँ रिलीजन नहीं था, मैंने कोई निकाह नहीं किया, मैंने कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज का फायदा है, लेकिन इस्लाम में ये है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो इस्लाम धर्म के अनुसार वो बहुत जायज़ नहीं है, इसलिए जो संपत्ति है उसमें शायद मेरे बेटे को बहुत संपत्ति में, पिता की संपत्ति के अलावा जो अगर कोई ऑब्जेक्ट कर देगा जो पुश्तैनी संपत्ति है तो उसमें उसको अधिकार नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि वो शादी को जायज़ नहीं मानते। लेकिन मुझको लगता है कि हमको इससे मुश्किल नहीं हुई कि एक तो मेरा परिवार बहुत खुले दिमाग का था, और लेकिन संघर्ष जरूर करना पड़ा। संघर्ष इस तरह से हाँ विद्या जी, समय बहुत कम बचा है, 8-9 मिनट हैं और बहुत सारी बात आपसे करनी है। तो मैं एक और भी, जो आप कह रहे थे कि जो ये एक बहुत चिंता का विषय रहता है कि अगर घर में बड़ी बेटी ने अगर इस तरीके का कोई कदम उठाया तो हम लोगों के लिए क्रांतिकारी हो सकता है, लेकिन बाकी सब बच्चियों, बाकी सब परिवार वालों की शादी में तो आपको क्या लगता है, तकलीफ हुई बाकी सब आपकी बहनें भाइयों के शादियों के अंदर, या ये एक तरीके का नॉर्मली रहा सब कुछ? नहीं, तकलीफ तो हुई, लेकिन वो तकलीफ तब हुई जब आप सेम रिलीजन में, सेम कास्ट में खोजने गए। तो हमारे घर में लोगों, जो और कजन लोग हैं, उनकी शादी में भी सेम कास्ट सेम रिलीजन में मुश्किल हुई, लेकिन उतनी भी मुश्किल नहीं हुई, सबकी शादियां हुई। क्योंकि मेरा यही तर्क था अपने पिता से या अपने परिवार से कि भाई आपने जहां बढ़ाया है, जो दृष्टि दी है, तो उस घर में आप अपनी बेटी को कैसे भेजेंगे, वो कैसे एडजस्ट करेगी जिस घर में रिलीजन को लेकर और धर्म को लेकर और जाति को लेकर इतना कट्टरपन हो। तो क्यों नहीं उनको ये चुनने की आजादी हो। तो मेरे इस स्टेप से फायदा हुआ कि बाकी बहनों ने भी पहल की और अपनी मर्जी से शादी की, सबने लगभग। तो उन भाइयों की ने भी अपनी लगभग अरेंज विथ लव टाइप से हुआ, इसलिए मेरे घर में उस तरह से बहुत दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, जो मेरा विस्तृत परिवार है उनको जरूर मुश्किल हुई जब वो अपने ही परिवार में और अपने ही रिलीजन में जब ढूंढ रहे थे। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग जी, आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि जी केवल 2 ही सवाल हो सकते हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि आपने जब आपने ज्वाइन किया था AISF, आपने जब ज्वाइन किया, और अभी तो लगभग आपको 50 साल तो हो गए इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी का जमाना 70s का था और अब 24 आ गया है। तो इन 50 सालों के अंदर वामपंथी आंदोलन को आपने एक तरीके से उसका डिक्लाइन बिहार के अंदर हुआ है या देश के स्तर पर हुआ है, तो अगर इसके ऊपर आप कोई विश्लेषण या कोई आप टिप्पणी करना चाहें, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि अभी जो आपने जहाँ से शुरुआत की थी, मतलब जो महिलाओं के जो बिहार में स्थिति थी, मैं अभी भी तमाम सारे, मतलब कम से कम 10 बार बिहार में जाता हूँ, और गांव में रुकने के बाद भी किसी महिला को मतलब देखना भी संभव नहीं है, मतलब किसी के घर में वो निकलती ही नहीं है घर में आज की तारीख में। और हम लोग जब जाते हैं तो किसी न किसी समाजवादी या प्रोग्रेसिव व्यक्ति के घर पे ही जाते हैं। ऐसी स्थिति आज भी गांव के अंदर बनी हुई है। तो मतलब महिला मूवमेंट को आप किस तरीके से आप देखते हैं? केवल 5 मिनट है, इसी में दोनों सवाल अगर जितना हो पाए, हम लोग बाकी और भी बात करेंगे बाद में जी। आप, मुझको लगता है कि हम सब जानते हैं कि 80 के दशक के बाद से ही वामपंथी आंदोलन का जो हरास है वो शुरू हो गया था, और काफी अभी जो हालत है वो बहुत अच्छी हालत तो नहीं,
लेकिन ये जरूर है कि वामपंथी आंदोलन का इस देश की राजनीति में होना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा फैक्टर है। वामपंथी आंदोलन की ह्रास की बहुत सारी वजह है। सोवियत यूनियन के विघटन से उसको जोड़कर देखते हुए अभी तक की जो हालत है कि पूरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और लैंगिक संरचना बदल गई है। पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया है। पूंजीवाद का पूरा जो स्वरूप है वो बदल गया है। तो मुझको अब ये लगता है कि वामपंथी आंदोलन को भी नए सिरे से सोचना होगा। लेबर और मालिक का जो है रिश्ता भी बदल गया है। और आप देखें किसानों का जो पहले जो वामपंथी आंदोलन का जो फोकस था वो किसान थे और लेबर मजदूर थे, वो उनका फोकस एरिया था, मजदूर, किसान। और वो जो जितनी क्षेत्रीय पार्टी है अब और जाति पे उस तरह से वामपंथी आंदोलन ने सीधे काम नहीं किया, लेकिन अब वो ये समझते हैं कि जाति पर भी काम करने की जरूरत है। तो मुझको ये लगता है कि वामपंथी आंदोलन को बहुत गहराई से इन बातों को सोचना होगा कि आखिर वो कौन सी वजह है कि हम लगातार कमजोर पड़ रहे हैं और उसकी क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और लैंगिक वजह है, उनको भी और नए सिरे से उन चीजों को तलाशने की, मजदूर और मालिकों के संबंधों को तलाशने की, पूंजीवाद के नए स्वरूप को देखने की, गढ़ने की जरूरत है। और ये कैसे होगा, क्यों वामपंथी आंदोलन से जो है लोग उतने अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, क्यों नौजवान नहीं आ पा रहे हैं, ये सारे सवाल हैं जिस पर गहरे मंथन की जरूरत है। और लीडरशिप भी बहुत मायने रखता है। तो हम लोग जूझ रहे हैं, मैं खुद वामपंथी आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ। ये तमाम सवाल हम भीतर भी इन सवालों से जूझते रहते हैं, बाहर भी जूझते हैं। अब पूरा सिनेरियो बदला है। अब पैसा, ताकत और अपराध का जो गठजोड़ है उसमें वामपंथी मूल्यों के साथ लड़ाई लड़ना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के पास जितने करोड़ों के पैसे हैं, जो जिस तरह से इलेक्शन में खर्च करते हैं, उसके हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टियों के पास पैसे नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। तो अब चुनाव जो है बिना पैसे के नहीं लड़े जा सकते। पहले ऐसा होता था। और बिना जाति के चुनाव नहीं लड़े जा सकते, जातीय संरचना को बगैर देखे जाने। तो इन तमाम चीजों पे मुझको लगता है कि सोचना होगा। पहला सवाल आपका ये था। दूसरा सवाल क्या था आपका, मैं भूल गई। पहला सवाल आपका ये था वामपंथी आंदोलन, दूसरा सवाल क्या था? के बारे में था। अच्छा, जी जी, महिला आंदोलन के बारे में था। देखिए अगर आप आपसे, क्योंकि हाँ, 3 ही मिनट का समय है, हाँ, बस 2 मिनट का, हाँ, तो मैं ये कहूंगा महिला आंदोलन छोड़ देते हैं अभी। आप केवल नई पीढ़ी की जो युक्तियां हैं उन्हें क्यों आना चाहिए वामपंथी आंदोलन में, एक अपील आप अगर नई युवाओं से अगर आप करें 2 मिनट। बिल्कुल। मुझे लगता है कि किसी भी जन संगठन का होना इस देश के लिए और महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। अगर महिलाओं को इस देश में हिंसा से मुक्ति चाहिए, इस देश में बराबरी चाहिए और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ना है, तो उसके पीछे संगठन की ताकत होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी अभी पढ़ने वाली लड़कियां हैं, बाहर जाने वाली हैं, अगर इस देश के अंदर समानता और न्याय की जरूरत है, अगर अभी भी प्रतिसत्ता समाज से लड़ना पड़ रहा है, हम सबको जूझना पड़ रहा है, तो आना होगा, उन्हें संगठन के साथ जुड़ना होगा और अपनी लड़ाई लड़नी होगी। बिना लड़े कुछ हासिल नहीं है। मेरे जो 50 साल के अनुभव है, मैंने यही पाया है कि बिना लड़े कुछ भी हासिल नहीं होगा। और ये दुर्भाग्य है कि 70 के दशक के बाद आप देखें तो जन आंदोलन कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इतनी जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, तो मैं कभी कभी सोच रही थी कि क्यों इतना हिंसक, रेप तो पहले भी होते थे, लेकिन आप देखिए इतने ब्रूटल रेप नहीं होते थे। तो हमारे समाज की जो पूरी मानसिकता इतनी बीमार क्यों? तो उसके पीछे मुझे लगता है कि हम जो सामाजिक बदलाव जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, सामाजिक काम समाप्त हो रहा है। तो जी, इसलिए महिलाओं को, युवाओं को आगे आने की जरूरत है और आपके बहुआयामी व्यक्तित्व